हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 12th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं। 12 फिजिक्स अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सर्किट है आपका एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर। एसी वोल्टेज applied to an इंडक्टर, ठीक है। इंडक्टर के थ्रू एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो उसका बिहेवियर देखेंगे, ठीक है। तो इंडक्टर का डायग्राम कल बताया था, ये आपका इंडक्टर का डायग्राम, ठीक है। ये आपका एसी वोल्टेज का सिंबल है, ठीक है। यहाँ पे स्विच भी यूज कर सकते हैं, SWITCH, ठीक है। ये आपका एसी वोल्टेज है, ठीक है। ये इंडक्टर का सिंबल है, कॉइल्ड फॉर्म में रहेगा, वो इंडक्टर है। करंट इसमें से आई जा रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में से। यहाँ तक क्लियर है। तो सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग EMF टू सर्किट कंटेनिंग प्योर इंडक्टर shown in the diagram. Inductor has negligible resistance, circuit is therefore purely inductive circuit, ठीक है। तो इसमें EMF का फॉर्मूला क्या था, E = E नोट साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। ये जो EMF है अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इसका कल फॉर्मूला बताया था E नोट साइन ओमेगा टी। E नोट क्या है, पीक वैल्यू। ये पीरियोडिक फंक्शन होता है, इसलिए साइन यूज करते हैं ना। ये आपका पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन मतलब एक कंप्लीट साइकिल के बाद वो अपना वैल्यू रिपीट करता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। When the key is closed, इसको अगर मैं डॉट डालूं, इसका मतलब ये क्लोज है। Then current I begins to grow in the conductor because magnetic flux linked with it changes, ठीक है। तो इसके अंदर ये काम करना चालू करता है इंडक्टर। तो ये पॉइंट लिख लो, when key is closed, current I begins to grow in inductor because magnetic flux linked with it changes and induced EMF is produced which opposes applied EMF, जिसको हम लोग फैराडे लॉ बोलते हैं, फैराडे लॉ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, ठीक है। E = क्या आता है, -L/di/dt, ठीक है। ये आपका EMF प्रोड्यूस होगा इंडक्टर के अक्रॉस, इंडक्टर इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, समझा ना। di/dt क्या है, di/dt आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। याद क्लियर है। तो देखो E is the induced EMF and di/dt is rate of change of current। तो ये आपका induced EMF है, ठीक है। टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट, अप्लाइड EMF मस्ट बी इक्वल टू अपोज द इंड्यूस्ड EMF, ठीक है। जो अप्लाई किया है और जो अपोज कर रहा है एक दूसरे का इक्वल होना चाहिए या उल्टा होना चाहिए, ठीक है। सो टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट, ये पॉइंट लिख लो, टू मेंटेन
flow of current in circuit applied EMF E must be equal and opposite to induced EMF E डैश। ठीक है, यहाँ तक लिखो, फिर नेक्स्ट बताता हूँ। ठीक है, तो ये अपना फॉर्मूला मिल गया। E इक्वल टू क्या बताया, E डैश। तो अपना नेक्स्ट क्या है, E इक्वल टू माइनस E डैश, क्योंकि वो अपोज करता है ना EMF इंडक्टर, तो ये माइनस होगा ऑलरेडी। तो ये E का वैल्यू यहाँ पे डाल दो, क्या मिलेगा जी बताओ। E इक्वल टू, ये आपका E डैश है ना, E इक्वल टू माइनस E डैश का वैल्यू क्या है, इक्वेशन 1 से डाल दो इसमें सेकंड में, तो ये आ जाएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी। समझा, अभी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस एल डी आई बाई डी टी। क्लियर है। तो अभी देखो इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो डी आई को राइट में लो, बाकी को लेफ्ट में लो। तो डी आई इक्वल टू क्या आएगा जी, ई बाई एल इंटू डी टी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई बाई एल इंटू डी टी। यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखना, अभी इंटीग्रेट कर दिया तो उसकी वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आई क्या आएगा, आई इज इक्वल टू, इसमें जो कांस्टेंट है वो लिख लो। अभी ई को क्या लिख सकते हैं, अभी हम लोग पुट किया था ई इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, तो ये वैल्यू यहाँ पे डाल दो। तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाई एल इंटू डी टी। बराबर है यहाँ तक। तो कांस्टेंट को वैल्यू के बाहर ले लो, ई नॉट बाई एल इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। ठीक है, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है ना, तो नीचे का पॉइंट एंड दो। ओके। तो बताओ, ये हो जाएगा आपका ई नॉट बाई एल साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी, और टी का कोएफिशिएंट ओमेगा है ना, तो डिवाइड बाई ओमेगा आएगा। समझो, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करते हैं के, तो ये आपका आई इक्वल टू आ गया। ठीक है, अभी के का वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग, जिसको हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज टाइम इंडिपेंडेंट एंड हैज द डायमेंशन ऑफ आई। तो के का डायमेंशन जो होगा ना, वो आपका डायमेंशन ऑफ आई होगा। आई का डायमेंशन क्या है, एम्पियर है ना, ये लिखेंगे। एज द ईएमएफ ऑसिलेट अबाउट जीरो, I also oscillate about zero, so that there can't be any component which is time independent. तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या हो गया, जीरो हो गया ना डायरेक्ट। ठीक है, as the EMF oscillate about zero, यहाँ पे खाली इतना पॉइंट लिख लो, as EMF oscillates about zero। ठीक है, तो इसलिए K इक्वल टू जीरो आ गया। बराबर है। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट देखो, तो ये वैल्यू डाल दो इसमें, क्या मिलेगा जी। तो I इक्वल टू क्या है, ई नोट बाई एल माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये समझा क्या, बस इसको जीरो डाल दिया, इसको बस लिख दिया। अभी ध्यान से देखना, अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े थे हम लोग, साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, ये होता है माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। देखो पाई बाई टू 90 माइनस थीटा का क्या होता है, माइनस कॉस थीटा ना। ठीक है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो माइनस नहीं प्लस होगा, ये प्लस होगा, क्यों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जीरो, ये पाई बाई टू है ना, यहाँ प्लस रहता है तो माइनस आता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में
भी साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव नहीं आता वो। ठीक है, तो अभी देखो क्या लिख सकते हैं जी, बताओ। तो ये आ जाएगा I इक्वल टू ई नोट, यहाँ पे एल छोड़ ओमेगा छोड़ दिया, डिवाइडेड बाई ई नोट बाई ओमेगा एल, साइन कॉस को साइन में कर देता हूँ तो ये हो जाएगा साइन ऑफ, ठीक है, उल्टा लिख देंगे ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, तो ये नेगेटिव चला जाएगा, समझा, साइन में कन्वर्ट कर दिया इसको। अभी देखो आई नोट का फॉर्मूला है, इसको आई नोट बोलते हैं, तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है, चलो यहाँ तक लिखो फिर नेक्स्ट बताओ। ठीक है, तो देखो अभी तो अपने को यहाँ से आई नोट इक्वल टू क्या मिल गया जी, ई नोट अपॉन ओमेगा एल। ठीक है, आई नोट और ई नोट में रिलेशन मिल गया, डिवाइडेड बाय ओमेगा एल, समझा ना। ई नोट क्या है आपका पीक ईएमएफ और आई नोट क्या है पीक करंट। यहाँ तक क्लियर ना। Give the alternating value developed in the pure inductive circuit which connected to source of alternating EMF। ठीक है, तो इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं, इक्वेशन 13.5 एंड 7, we find that alternating current lag behind the alternating EMF by the phase angle of pi by 2। ठीक है, तो अभी देखो पहले ध्यान से देखो तक्ष, I इक्वल टू क्या आया, आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये करंट का फॉर्मूला आया और ये तुम्हारा ई का फॉर्मूला है। दोनों में क्या रिलेशन है, माइनस पाई बाई टू से ये लैग कर रहा है ना करंट, समझा। तो इसका फेज एंगल कितना आएगा, माइनस पाई बाई टू, लैग फॉर्म में, मतलब लीड कौन कर रहा है वोल्टेज, लैग कौन कर रहा है करंट। तो यही पॉइंट को लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, तो लिख दो अल्टरनेटिंग करंट I lags behind alternating EMF E by a phase angle pi by 2, phase angle pi by 2। ठीक है, जिसको हम लोग 90 डिग्री भी बोलते हैं, और क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज लीड द करंट बाय पाई बाई टू। दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं कि जो ई है ना ईएमएफ लीड्स करंट बाय पाई बाई टू। ठीक है, दोनों बात सेम ही है, तो मतलब ई लीड कर रहे हो तुम। तो इसका अगर मैं डायग्राम दिखाऊं, फेजर डायग्राम, फेज एंगल वाला, तो कैसा आएगा जी, फेज एंगल का डायग्राम क्या आएगा बताओ, क्या नाम है दक्ष। देखो ये होगा तुम्हारा साइन का ग्राफ, ये साइन है ना, देख दक्ष साइन का ग्राफ, साइन 0 पे 0 होता है, तो ये 0 से स्टार्ट होगा। तो ये जो ग्राफ आया ये वाला ड्रॉ किया, ये इसका है ई नोट का, तो ये तुम्हारा पूरा ई नोट वैल्यू है। ठीक है, और ये किसका वैल्यू है, ई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी का। अभी लैग कौन कर रहा है, करंट पाई बाई 2 से, तो लैग कर रहा है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा जी, यहाँ से माइनस पाई बाई 2 से। ठीक है, और कोस का फंक्शन है ना, ये कॉस आया था ना, कॉस ओमेगा टी आता है, तो यहाँ से ये स्टार्ट होगा और ये जाएगा ऐसे, समझा। तो इसको डॉटेड कर देता हूँ ताकि तुम्हें क्लियर समझ में आएगा ना फिर। ठीक है, तो तुम्हारा ये आई का वैल्यू होगा, आई इक्वल टू आई नोट कॉस ओमेगा टी भी लिख सकते हो, या आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 भी लिख सकते हो। इसका मतलब जब इंडक्टर सर्किट होगा तो वोल्टेज लीड करेगा, याद रखना, और जब रजिस्टर सर्किट होगा तो दोनों सेम फेज में रहेगा, याद है ना, कल बताया था। तो ये लिखो, फिर फेजर डायग्राम बनाता हूँ। तो अभी देखो फेजर डायग्राम हम लोग एक्सप्लेन कर देता हूँ। फेजर डायग्राम,
तो देखो फेजर रिप्रेजेंट्स पीक ईएमएफ मेक एन एंगल ओमेगा टी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो ध्यान से देखो, दक्ष रुक जा 2 मिनट। तो ये देखो कल बताया था फेजर डायग्राम, तो ये आपको एंटी क्लॉकवाइज में एंगल मेजर करता है, तो ओमेगा टी एंगल है, ठीक है। तो ये आपका पीक वैल्यू आएगा किसका, ई का, तो ये आपका ई नोट का वैल्यू हो गया, पीक की नोट वैल्यू। और ये लैग कर रहा है ना करंट, तो ये ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये आपका आई नोट वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आई इक्वल टू क्या है आपका आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ठीक है। और ये क्या था आपका ई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। यहाँ तक क्लियर है। तो प्लस वाई एक्सिस पे आपका ई का वैल्यू है, माइनस वाई एक्सिस पे आपका किसका वैल्यू है जी, आई का ना। तो ये लिख लो, तो देख सकते हो ये नीचे की तरफ है, तो ये आपका लैग कर रहा है, लैग करंट लैग कर रहा है, ऊपर में ये क्या कर रहा है लीड ओमेगा टी से, ठीक है। ये आपका फेजर डायग्राम हो गया, ये लिख लो, फिर इंडक्टिव रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। देखो अभी हम लोग पढ़ेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंट्स, इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको हम लोग एक्सेल बोलते हैं, ठीक है। द अपोजिंग नेचर ऑफ द इंडक्टर टू फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंट्स। तो देखो रेजिस्टेंस का काम क्या था जी, अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो इंडक्टर क्या करता है, कल ही बताया था ना, अल्टरनेटिंग करंट को अपोज करेगा, ये भी समझा ना, तभी तो रेजिस्टर है। इंडक्टिव इंडक्टेंस मतलब क्या है, रेजिस्टेंस ही है, उसको एक्सएल से रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टेंस को आर से, कैपेसिटर को एक्सी से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स रेजिस्टर ही है, ठीक है। तो इसका नेचर ही है अपोज करना, तो लिख लो द अपोजिंग नेचर ऑफ इंडक्टर टू फ्लो ऑफ करंट, to flow of current is called inductive reactance, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ आई नोट इक्वल टू क्या होता है ई नोट बाई आर नो, क्या बोलता है, करंट जो होता है वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो यहाँ पे ओमेगा एल रिप्रेजेंट्स द इंडक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टेंस इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको एक्सएल से रिप्रेजेंट करते हैं ना, एक्सएल क्या है तुम्हारा ओमेगा एल, ठीक है, जो रेजिस्टेंस के बराबर है। और ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, लीनियर फ्रीक्वेंसी में ये रिलेशन है, इनटू एल। यहाँ तक क्लियर है। और एफ को क्या लिख सकते हैं जी, एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है ना, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई टी, चाहे इधर तक है, ठीक है। तो एफ तुम्हारा फ्रीक्वेंसी अप्लाइड हो गया। द फंक्शन ऑफ इंडक्टिव रेजिस्टेंस इज दैट ऑफ सिमिलर इन प्योर रेजिस्टेंस, तो इसका यूनिट रेजिस्टेंस ओम आएगा। इन डीसी सर्किट एफ इज 0, सो एक्सएल इज 0। ये आपका जो बताया इंडक्टिव रेजिस्टेंस, ये आपका एसी करंट के लिए, किसके लिए है, एसी करंट के लिए, ठीक है। अगर डीसी रहेगा तो उसमें तो फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, तो एक्सएल क्या हो जाएगा तुम्हारा 0, मतलब तुम इंडक्टर डायरेक्ट करंट में नहीं यूज कर सकते, समझा। It implies that pure inductor offers zero resistance to DC. It can't reduce DC. It passes DC and block AC of every high frequency. चलो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी पढ़ेंगे हम लोग AC वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर। थर्ड केस क्या है, AC वोल्टेज अप्लाइड across कैपेसिटर, ठीक है। तो डायग्राम बना लो, कैपेसिटर में जो होता है पैरेलल प्लेट्स होते हैं, ठीक है।
ये आपका AC वोल्टेज है, E इक्वल टू ई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी। इसमें प्लस चार्ज क्यू अप्लाई होता है, इसमें माइनस क्यू। ये कैपेसिटर का सिंबल है, ठीक है। कैपेसिटर विथ कैपेसिटेंस C कनेक्टेड टू AC सोर्स विद द EMF हैविंग इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो ये मैं दे दिया हूँ। द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट ट्रांसफर्स चार्ज टू द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या करता है? स्टोर करता है चार्ज, स्टोर चार्जेस, ठीक है। द करंट फॉलोइंग इन सर्किट ट्रांसफर्स चार्ज टू प्लेट ऑफ कैपेसिटर which produce a potential difference between the plate, ठीक है, which produces a potential difference between the plates, ठीक है। As the current reverses its direction in each half cycle, capacitor is alternating charge and discharge। तो देखो पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है, तो कैपेसिटर चार्ज होगा फिर डिस्चार्ज भी होगा, ठीक है, ड्यू टू AC करंट। As current reverses its direction in each half cycle, capacitor is alternately charge and discharge। ठीक है। Suppose Q is the charge on the capacitor at time t, the potential difference across the plate is given by। तो ये तो फॉर्मूला पता है, V इक्वल टू क्यू बाई सी होता है ना, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज इक्वल टू। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q इक्वल टू V इंटू सी हो जाएगा, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है जी? I इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ये आ जाएगा d बाई dt। Q के जगह पे क्या आएगा? इक्वेशन 1 से V इंटू सी, बराबर है ना। और यहाँ पे V जो है वो आपका E के बराबर ही है, तो I का वैल्यू डाल दो, डी सी, E का जगह पे E नोट साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाई डी टी। यहाँ तक क्लियर है? अभी C में बाहर ले लूंगा तो I इक्वल टू सी बाहर हो गया, डिफरेंशिएट, और E नोट भी बाहर आ गया, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी बाई डी टी। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है ना, तो ये हो जाएगा I इक्वल टू आई नोट E नोट इंटू सी, ठीक है, कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, इंटू ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा। तो ये क्या आ गया? I इक्वल टू आई नोट, ठीक है। चलो यहाँ पे ई नोट सी ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये लिख लो, ठीक है। तो देखो अपना ये आ गया, तो देखो ध्यान से, तो ये क्या मिला जी? आई इक्वल टू ई नोट सी ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, बराबर है। तो I इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? ई नोट बाई 1 अपॉन ओमेगा सी लिख सकता हूँ। ये इसको नीचे ले लिया, समझा ना, तो ये कॉस ऑफ ओमेगा टी हो जाएगा, बराबर है। तो I इक्वल टू ई नोट बाई, इसको मैं x से लिख दूंगा, एक्स सी, ठीक है, और ये कॉस है ना, इसको साइन फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये बन जाएगा आपका साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। देखो कॉस जो होता है
ठीक है, वो उसको एंगल ऐड करेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। देखो ये कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा क्या होता है जी, साइन थीटा ना, तो देखो साइन को कॉस में कन्वर्ट किया, ओके ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, कौन, करंट लीड कर रहा है। चलो ये लिख लो, फिर नेक्स्ट लाता हूँ। देखो करंट का मैक्सिमम वैल्यू क्या कब आएगा, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 पे, द करंट विल हैव मैक्सिमम वैल्यू। तो ये लिख लो, द करंट विल हैव मैक्सिमम वैल्यू when sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो ये मैक्सिमम वैल्यू साइन का 90 डिग्री पे होता है ना, सो दैट आई इक्वल टू आई नोट, ये आपका पीक वैल्यू, पीक वैल्यू, ठीक है। तो आई नोट इक्वल टू क्या मिलेगा, ई नोट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी फॉर कैपेसिटर, इसको हम लोग एक्स सी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा ई नोट बाय एक्स, ठीक है, मतलब आपका एक्स सी क्या है, 1 अपॉन ओमेगा सी, ठीक है। इसके पहले एक्स एल बताया था ना, वो ओमेगा एल होता था, याद रखना, और आर आर के बराबर। देखो ई लीड करता है करंट को, तो ये होता है, आई लीड करता है तो ये होता है, और यहाँ पे E इक्वल टू आई होता है, या ऐसे याद रखो, समझा। तो इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करके बताऊं फेज एंगल का, क्या बोलते हैं दक्ष, देखो तो देखो इसमें जो करंट है जी वो लीड कर रहा है ना, फेजर डायग्राम इसका ड्रॉ करूंगा तो दोनों साइन का ही वैल्यू है। तो E वाला पहले कर लो, E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, तो ऐसा ग्राफ आएगा, E इक्वल टू ई नोट का, साइन का फंक्शन है, और ये कॉस का फंक्शन है, कौन सा, देखो ये कॉस है ना, तो कॉस 0 पे मैक्सिमम वैल्यू आता है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, समझा। तो ये वाला था आपका क्या है, ये है आपका E इक्वल टू ई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी, ये क्या आपका I इक्वल टू आई नोट कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, ये लिख लो, फिर आगे बताओ। भाई देखो इसका फेजर डायग्राम, तो यहाँ पे जो करंट है लीड कर रहा है कैपेसिटर में, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है ना। यहाँ पे लिखना है कंक्लूजन, तो मैं लिख देता हूँ, in an AC circuit containing a capacitor only, alternating current I leads alternating EMF E, ठीक है, बाई फेज एंगल पाई बाई 2 या 90 डिग्री ना, ठीक है। तो इसका मैं फेजर डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ, चलो यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, फेजर डायग्राम ऑफ कैपेसिटर, AC वोल्टेज इन कैपेसिटर, तो ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया, ठीक है। तो ये आपका E की वैल्यू हो गया E नोट, ठीक है ना, ये आपका E इक्वल टू ई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी का ग्राफ। तो यहाँ पे करंट लीड करता है, तो करंट का ग्राफ ऐसे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे I इक्वल टू आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे करंट लीड कर रहा है, ठीक है। फेजर डायग्राम रिप्रेजेंट द पीक ईएमएफ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल देता हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट है कैपेसिटेंस रिएक्टेंस।
कैपेसिटेंस रिएक्टेंस, जिसको हम लोग XC बोलते हैं। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट थ्रू कैपेसिटर इज गिवन बाय I इक्वल टू E नोट बाई 1/ωc। ठीक है, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, तो इसको हम लोग I नोट बोल देते हैं, I नोट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे तो I नोट इक्वल टू क्या है, E नोट बाई 1/ωc। ठीक है, तो इसको हम लोग XC भी बोलते हैं, रजिस्टर, ओम्स लॉ से। ठीक है, तो XC क्या हो गया आपका, XC इज इक्वल टू 1/ωc। तो ओमेगा को हम लोग 2πfc भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका कैपेसिटेंस का रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, साइनसॉइडली तो डायरेक्ट करंट में ये 0 हो जाता है ना, क्योंकि F 0 होता है इसलिए। चलो ये लिख लो अभी 13.4 न्यूटन।